हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी हम साइंस का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, पर डे करवाते हैं और आज भी करवाने वाले हैं। आज आप देखेंगे तो 5/10/2018 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, वो करवाने वाले हैं। ये सिर्फ कहने का रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन क्वेश्चन इसमें रेलवे ग्रुप डी से भी हाई लेवल का आता है। तो आप एग्जाम पर फोकस नहीं करें कि एग्जाम में लो लेवल का है। आप इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बन सकता है, वो सारे आपको कर लेना है। वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम एक से एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और आपको हम डिटेल में करवाने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे साथ फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, आप हमारे साथ यूट्यूब पे तो जुड़े ही हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, या आप हमारे साथ ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो आपको सारा लिंक इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जब आप इस पीडीएफ को लेंगे तो वहाँ से आपको सारा लिंक मिलेगा और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका सारा लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बोल रहा है, एक सेकंड में यहाँ से पहले पेन चेंज करता हूँ, पेन, हाँ, बोल रहा है कि किसने, कौन सा वैज्ञानिक था, उसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा साइंटिस्ट ने सबसे पहले बोला था कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा, ये दोनों के संयोजन के माध्यम से एक प्रकाश जो है तो वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल। आप इतना लंबा इससे याद नहीं रखेंगे, आप सीधा शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे। ये इतना, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद रखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट सबसे पहले बोला था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का भी गुण है, उसमें मैग्नेट का भी गुण है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बोला था? तो वो बोला था आपका जेम्स मैक्सवेल ने। किसने? जेम्स मैक्सवेल ने। अब बात करते हैं भैया आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था, E = mc², मतलब कि यहाँ से E बराबर हो गया एनर्जी, M का मतलब हो गया किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, और C से हो गया स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से जो C है इसका मतलब होता है भैया स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया स्पीड ऑफ लाइट के मतलब जो आपका लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये कहाँ पे होता है ये स्पीड? तो ये होता है आपका वैक्यूम में। वैक्यूम को अगर हिंदी में हम लोग बोलना चाहें तो इसे हम बोलेंगे निर्वात। क्या बोलेंगे दोस्त? इसे हम लोग बोलेंगे निर्वात। अब बात करते हैं आपका, तो आइंस्टीन देख लिया, इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जेम्स मैक्सवेल। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन को। ये न्यूटन के बारे में आपको पता होगा, इन्हीं ने गति के 3 नियम दिए थे, गति का फर्स्ट नियम, गति का सेकंड नियम और गति का थर्ड नियम। वो अभी डिटेल में यहाँ बताने वाले नहीं है। फर्स्ट नियम में बोला था कि किसी भी वस्तु को अगर हम स्पीड में मतलब किसी भी वस्तु को हम गति देकर छोड़ देंगे तो वस्तु गति करते रहेगा, या फिर किसी वस्तु को हम स्टॉप छोड़ देंगे, किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में छोड़ देंगे तो वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगा। ये न्यूटन ने बोला था फर्स्ट नियम में। और सेकंड नियम में बोला था, ये सेकंड नियम में दिए थे F = ma का फार्मूला। और थर्ड नियम जो था न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें बोले थे कि क्रिया प्रतिक्रिया होता है। आप किसी को कितना तेजी से झटका मारते हो वो भी आपको उतना ही तेजी से झटका मारेगा। और उसी के सिद्धांत पर रॉकेट उड़ता है, उसी के सिद्धांत पर नाव चलता है, उसी के सिद्धांत पर बहुत सारे कार्य होते हैं। तो न्यूटन ने पहले ये सब बताया था। ये जब प्योर टॉपिक आ जाएगा इसका और गति का, उस समय आपको इसको डिटेल में बता देंगे। और गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का सिद्धांत। गैलीलियो ने किसका सिद्धांत दिया था मेरे दोस्त? जड़त्व का सिद्धांत दिया था। जड़त्व को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एनर्सिया का सिद्धांत दिया था। किसका? एनर्सिया का। एनर्सिया का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ये जड़त्व जो है सो एक प्रकार का द्रव्यमान के लिए एक ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे हमारा द्रव्यमान ज़्यादा है अगर आपसे, तो हमारा जड़त्व आपसे ज़्यादा होगा। अगर हमारा द्रव्यमान से आपका द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमसे ज़्यादा जड़त्व आपका होगा। जड़त्व का मतलब हो गया जड़ता, जो किसी को जकड़ के रखता है, मतलब कितना उसका ज़्यादा वजन रहेगा, कितना उसका सबसे अधिक मास रहेगा, उतना ही उसके अंदर क्या रहेगा? जड़त्व रहेगा। मतलब ये किसने बताया था? तो गैलीलियो ने बताया था।
ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी का मतलब जो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सब जो आपका 118 तत्व है, इसके बारे में बात करता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है। पहले आप समझिए उपधातु को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है। उपधातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉइड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉइड। वैसा तत्व जिसमें धातुओं का और अधातुओं का गुण दोनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, पोलोनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक या फिर आपका एंटीमनी, ये सभी जो आपके हैं ये सभी उपधातु ही हैं। लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा है, तो सबसे लास्ट में आपका होता है पोलेनियम। क्या होता है मेरे दोस्त, पोलेनियम सबसे लास्ट अंतिम उपधातु है। अब बात करते हैं जर्मेनियम का, तो ये जर्मेनियम भी उपधातु है। इसका आपको अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो जर्मेनियम का होता है आप एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 और आर्सेनिक का होता है एटॉमिक नंबर 33 और यहाँ पे एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51। अगर हम 33 में अगर 18 जोड़ दें, 33 में अगर 18 जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 51 और ये आपका एंटी मनी होता है। अब बोलेगा कि एंटी मनी का संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है AS और यहाँ पे आर्सेनिक का होता है AS और यहाँ पे आपका जर्मेनियम का होता है संकेत GE। तो आपको इतना याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पोलेनियम जो है वो अंतिम उपधातु है, मतलब कि अंतिम मेटालॉइड है। मेटालॉइड किसे कहते हैं, जिसके अंदर धातुओं का और अधातुओं का दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड। जैसे जर्मेनियम का इस्तेमाल आपका मोबाइल वगैरह में किया जाता है, सर्किट वगैरह में किया जाता है, तो जब जर्मेनियम धातु को कहीं लगाया जाता है तो कभी कभी मेटल का भी गुण दर्शा देता है और कभी कभी नॉन मेटल का गुण दर्शा देता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि उपधातु यही सब पदार्थ, यही सब आपको तत्व को बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। इतना सारा काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको पढ़ाने के लिए और भी तेज़ी से, मतलब और भी जोश से काम किया जाता है। तो आप अभी नए हैं यूट्यूब पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। देखो एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। आयतन मतलब किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। आप सबसे पहले देखिए ये तो कहलाता है घनत्व, और घनत्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में दोस्त, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी बराबर होता है एक फार्मूला मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई, मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम इसको अगर हम 1 कर दें पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। जो आपका द्रव्यमान यहाँ पे MASS है, ये द्रव्यमान क्या कहलाता है। जैसे आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। यहाँ से इस वॉल्यूम को हम अगर 1 कर दें तो यहाँ से आप नहीं कहोगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो जाता है, मतलब कि घनत्व इज इक्वल टू मास हो जा रहा है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान हो जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई मतलब 1 यूनिट किसमें, आयतन में, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, तो वो उसका कहलाता है घनत्व। घनत्व आप समझने का प्रयास करो। अगर आपके पास रुइया दे दिया जाए 1 kg और 1 kg आपको दे दिया जाए लोहा, तो आप बोलोगे कि लोहा थोड़ा ज़्यादा कठोर है, लोहा के अंदर के जो परमाणु हैं, उसके अंदर के जो अणु हैं वो ज़्यादा सटे सटे हैं, तो लोहा अधिक घनत्व होगा किससे, रुइया के मामले में। अगर आपको दे दिया जाए पानी और वहीं पे आपको उसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ दे दिया जाए जो उससे भी हार्ड हो, पानी से, मतलब पानी तो वैसे नॉर्मल बह जाता है, लेकिन उसके जगह में आपको दे दिया जाए आप
आप कह सकते हो दूध, तो आपको पूछेगा कि किसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो दूध के अंदर के जो परमाणु होते हैं उसका जो परमाणु होते हैं वो ज़्यादा सटे सटे होते हैं, तो दूध का घनत्व तो ज़्यादा होता है पानी से। घनत्व तो कभी भी आपको निकालने बोलेगा तो वो तुलना करके पूछेगा, बोलेगा कि इस चीज़ का घनत्व तो ज़्यादा है कि इस चीज़ का घनत्व तो ज़्यादा है, तो हमेशा आपको तुलना करेगा जब भी घनत्व का बात करेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। अगर आपको इसका यूनिट पूछ दिया जाए, अगर आपको इसका यूनिट पूछ दिया जाए तो इसका यूनिट होता है, जैसे मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे माइनस में होगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम नीचे है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसका पावर। ये मैथ में आप पढ़े होंगे। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है भैया, होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं भार का। भार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट। भार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट, और इसका फॉर्मूला होता है m/g। क्या होता है इसका फॉर्मूला मेरे दोस्त, m/g। और इसका अगर बात किया जाए कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है इसका यूनिट मेरे दोस्त, न्यूटन होता है। और इसका दूसरा यूनिट पूछा जाए, एक और यूनिट पूछा जाए, ये जो mg से निकलता है, तो न्यूटन किसी का नाम है, उसके आधार पर इसका जो न्यूटन ने इसको खोज किया वो इसको रख दिया कि मेरा इसका यूनिट न्यूटन ही रहना चाहिए। लेकिन अगर इसका दूसरा यूनिट निकाला जाए तो यहाँ से मास का जो यूनिट निकलेगा वो हो जाएगा किलोग्राम, और यहाँ से g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भार का जो आपका हो जाएगा ऐसा यूनिट वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से आपको अगर पूछेगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, इसका जो विमीय सूत्र होता है उसको बताओ, तो आप क्या करोगे, किलोग्राम के लिए आप जो लगाते हो डायमेंशनल फार्मूला वो क्या लगाते हो, मास। किलोग्राम के लिए मास, और यहाँ पे जो आपका है मीटर के लिए आप लगाते हो L, और यहाँ पे है मीटर के बाद यहाँ पे सेकेंड है, और सेकेंड के लिए आप लगाते हो T, और यहाँ पे पावर -1 है तो पावर -1 दोगे। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो भार का होता है मेरे दोस्त, ये होता है mL/T-2। ये जितने भी आपको बताएं ये सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आप डायमेंशनल फार्मूला में 3 चीज ज़्यादा अक्सर याद रखेंगे, एक होता है आपका m, एक होता है L, एक होता है T, और एक होता है आपका ये m का मतलब हो गया मास। अगर मास को दर्शाना रहे तो आप m से दर्शाओगे, और अगर लंबाई को दर्शाना रहे LENGTH को दर्शाना रहे तो आप L से दर्शाओगे, और अगर टाइम को दर्शाना रहे, टाइम को अगर कोड वर्ड में लिखना रहे तो उसे T से लिखेंगे, और अगर आपको करंट को लिखना रहे CURRENT, मतलब कि अगर आपको धारा को लिखना रहे तो धारा को आप लिखोगे ये से डिनोट करोगे। तो आप इतने चीज याद रखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए MLT ये का अक्सर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किलोग्राम के लिए क्या प्रयोग करेंगे, किलोग्राम एक प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे m। यहाँ से फिर आपका आता है मीटर। मीटर का मतलब क्या है, मीटर कोई भी चीज़ को मापते हैं तो लंबाई में मापते हैं, इतना मीटर है इतना मीटर है। तो मीटर के लिए जो यूनिट ले लेते हैं वो ले लेते हैं L, और यहाँ पे सेकंड के लिए क्या ले लेंगे, सेकंड एक प्रकार का टाइम है, सेकंड टाइम नहीं है, मिनट टाइम है, घंटा टाइम है, तो सेकंड के लिए ले लेते हैं T, और हो जाएगा T-2। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल गया आपका MLT-2। अब बात करते हैं यहाँ पे शक्ति का। तो शक्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त पावर, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर। और इसका जो आप कह सकते हो फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। प्रति सेकंड में किए गए कार्य को, प्रति सेकंड में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है वाट। क्या होता है मेरे दोस्त, इसका यूनिट वाट होता है। और आपको पूछ दिया जाए कि भैया पावर का जो आपका यूनिट तो वाट हो गया, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है MLT-2। ML2T-2 होता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पे जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है किसका, टाइम का, ये होता है आपका T होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको पूछेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे आप, तो यहाँ पे m का तो हम m ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। L2 का यहाँ पे हम L2 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ T-2 है इसका पावर में, और यहाँ पे इसका पावर 1 है। तो ये जब ऊपर चढ़ेगा तो निचवा पावर जब प्लस रहता है तो ऊपर चढ़ने के बाद पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे T-2 है और ये आपका T1 है, तो ये ऊपर चढ़ के यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ML2T-3 किसका, तो शक्ति का। अब बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा का।
ऊर्जा एक प्रकार का देखो भैया काम है, क्या एक प्रकार का है, वर्क है। तो ऊर्जा का जो आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। जो काम का आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है वही आपका ऊर्जा का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 से इतने चीज याद रख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का मतलब कि हाइड्रोजन एटम का सही अवरोही क्रम है। अवरोही और आरोही आप जानते होंगे। अवरोही का मतलब क्या हो गया भैया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते क्रम में। मतलब किसी भी संख्या को आपको सजाने दे दिया जाए 4 3 2 1, मतलब मान लो कि आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, मतलब कि अवरोही क्रम में सजाओ, मतलब कि घटते क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4, फिर लिखोगे आप 3, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 1। मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा था हम लोग उसे लिखें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है। तो आपको बता दें, ये जो आपको एल्केन दिख रहा है, एल्कीन दिख रहा है और यहाँ पे आपको एल्काइन दिख रहा है, तो इसके बारे में आप पहले समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आप समझो यहाँ पे एल्केन के बारे में। एल्केन का अगर आपको फार्मूला पूछ दिया जाए मेरे दोस्त, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 होता है। और यहीं पे आपको यहाँ पे ये Ne है, ये विशेष फोकस करेंगे। और उसके बाद आपका अल्कीन क्या है मेरे दोस्त, अल्कीन। और अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है अल्काइन, ALKYNE। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यहाँ पे आप इस चीज़ को विशेष फोकस देंगे। मैं आपको यहाँ पे इसका पेन चेंज करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका है वो है ये, यहाँ पे है N और यहाँ पे है E, यहाँ पे है E, यहाँ पे है N और यहाँ पे है E, यहाँ पे है Y, यहाँ पे है N और यहाँ पे है E। ये आपका होता है एल्केन का फार्मूला। जैसे बोलते हो ना आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से आप पेंटेन, इस तरह से जो बोलते हो तो उसमें लास्ट में आता है ये Ne। तो उसी का जो फार्मूला तैयार करते हैं हम लोग वो करते हैं एल्केन से। अब बात करते हैं हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपीन, ये सब जिसके लास्ट में हम लोग E जोड़ देते हैं उससे हम लोग बोलते हैं अल्कीन। लेकिन अगर बोलते हैं मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से आप बोलते हैं पेंटाइन, तो जिसके लास्ट में हम लोग उपसर्ग को जोड़ देते हैं YNE, तो जिसमें हम लास्ट में YNE जोड़ देते हैं उससे हम लोग बोलते हैं अल्काइन। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम क्या होगा, मतलब बढ़ते क्रम से लेके घटते क्रम में क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है H2n+2, मतलब यहाँ पे H2n+2 है और यहाँ पे H2n है और यहाँ पे H2n-2 है। तो देखो यहाँ पे भी H2n है, यहाँ भी H2n है और यहाँ भी H2n है। लेकिन देखो हर जगह H2n रहने के बावजूद इसमें 2 और प्लस में आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन जुड़ता है किसमें, एल्केन में। तो सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन किसमें होगा, अल्केन में होगा। उसके बाद जो है उससे 2 हाइड्रोजन कम आपका है किसमें, अल्कीन में। तो इसके बाद हमारा अल्कीन होगा। लेकिन इससे भी 2 हाइड्रोजन कम हमारा है अल्काइन में, तो अल्काइन में हम लोग और 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो सबसे 3rd नंबर में हमारा जाएगा अल्काइन। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके अंदर है, एल्केन के अंदर है। उसके बाद किसके अंदर है, एल्कीन के अंदर है। उसके बाद किसके अंदर है, तो उसके बाद है अल्काइन के अंदर। तो इसका सही जो अवरोही क्रम है, सही जो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सही इसका घटते क्रम है वो है आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा और आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। इस केमिस्ट्री की दुनिया को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, इसे बिल्ड करने के लिए आपको 12th क्लास में लगातार 2 साल पढ़ाई करवाता है कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ो, ये आपको भविष्य में काम देने वाला है। तो जो 12th में ठीक ठाक नहीं पढ़ता है उसको इधर कंपटीशन की दुनिया में बड़ा दिक्कत होता है मेरे दोस्त। अभी जो आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उसको अल्केन, एल्कीन और अल्काइन में दिक्कत होता होगा। तो आप सीधा इसका फार्मूला रट लो कि भैया यही इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, तो वो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। बोलता है कि खारे पानी में
पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? खारे पानी का मतलब क्या हुआ? नमक, जैसा नमक को अगर पानी में घोलते तो कैसा लगता है? खारा लगता है पीने में ना। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। महासागरों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। आप जानते होंगे कि पूरे दुनिया का लगभग 0.6% है कि 2.6% वाटर है, इसमें हमको डॉट है, इतना ही % पानी शुद्ध है और जितना भी आपका बाकी पानी बचता है वो सारा अशुद्ध है, सारा पानी खारा है। तो बोलता है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जहाँ पे खारा पानी होता है वहाँ पे जो पौधा उगता है उसे हम लोग बोलते हैं भैया हेलोफाइटा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हेलोफाइटा बोलते हैं। ये हेलो जो है ना भैया, ये हमारा हेलोजन ग्रुप से लिया गया। हेलोजन ग्रुप आप जानते हो कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हेलोजन ग्रुप को 17वें समूह में रखा गया है। 17वें समूह में हेलोजन ग्रुप होते हैं कौन कौन है? सो आप पहले समझो। सबसे पहला आपका फ्लोरीन है, उसके बाद आपका क्लोरीन है, उसके बाद आपका ब्रोमीन है, उसके बाद आपका आयोडीन है, उसके बाद आपका ClBrIF। आप इतना ही याद रखो, 4 ही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का होता है 17 और यहाँ पे ब्रोमीन का होता है 35 और यहाँ पे आपका आयोडीन का होता है आपका 53। तो यही जो आयोडीन है ना, यही आयोडीन जो लोग खाना खाने इसमें प्रयोग करते हैं, जो सब्जी वगैरह में डालते हैं, वही आयोडीन ये वाला है। और यही आयोडीन की वजह से यहाँ पे आपका हेलो आता है। ये आपका हेलोजन ग्रुप में आता है। किस में आता है मेरे दोस्त? हेलोजन ग्रुप में आता है। तो हेलोजन ग्रुप में देखो एक आपका यहाँ पे आयोडीन है जो कि नमक है, तो यहाँ से हमारा बन जाता है हेलोफाइटा। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं। खारे पानी में कौन सा आ जाता है? खारे पानी का मतलब क्या हो गया? उसमें कि आयोडीन का मात्रा है, तो आयोडीन आपका हेलोजन ग्रुप से आता है, तो वही हेलोजन को यहाँ हेलो कर दिया। हेलो मेरे दोस्त, तो वही हेलोफाइटा यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ये हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपको पढ़ना डिटेल में ये पौधों के वर्गीकरण में, तो वहाँ पे इसे हम डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? मतलब चूना बुझ गया है, चूना में कोई मतलब क्या, चूना में आग लगा हुआ नहीं है, चूना बुझ गया, उसमें पानी डाल के उसको बुझा दिया गया, तो उसका रासायनिक उसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम जो उसका होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि CaOH का होल 2। ये आप याद रखेंगे, CaOH का होल 2, इसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब अगला भैया हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका होता है रासायनिक फार्मूला, और इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वो नमक के रूप में करते हैं, और इसका नाम भी होता है साधारण नमक। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है भैया हमारे KCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ये सब विशेष रूप से आप याद रखेंगे। सोडियम का मतलब हो गया Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया OH, तो NaOH सोडियम का क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया? केमिकल फार्मूला हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ब्लैंक स्पेस है भैया और बोल रहा है कि SI यूनिट वोल्ट है। बोलता है जो आपका 4 ऑप्शन दिया है इसमें से किसका SI यूनिट मतलब कि सिंपलेस्ट यूनिट मतलब कि सबसे छोटा यूनिट वोल्ट है, किसका? तो विभवांतर का SI यूनिट क्या है मेरे दोस्त? वोल्ट है। अगर विभवांतर को इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और आपको अब एक पता होना चाहिए कि यही पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से, और यही V बराबर होता है फार्मूला IR, जहाँ पे इस V का मतलब हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और इस I का मतलब हो गया हमारा करंट, और इस R का मतलब हो गया रेसिस्टेंस। क्या हो गया मेरे दोस्त? रेसिस्टेंस, मतलब कि इसको बोलते हैं हिंदी में, रेसिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध, और इस करंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V = IR होता है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आगे देखते हैं क्या हमारे पास है। आगे हमारे पास ऊर्जा, और ऊर्जा का SI यूनिट होता है हमारे जूल, और यहाँ पे आगे है धारा, इसको तो हम लोग बोलते हैं करंट, और करंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है भैया हमारा एम्पियर। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। उसके बाद प्रतिरोध का जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारा ओम। क्या होता है? ओम। इसको लिखते हैं इस तरह से ओम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, वो मतलब कि ओम का ये डिनोशन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन।
देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ब्लैंक स्पेस, तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले रुकावटों को बता देता है कि भैया आप अगर इस रास्ते में जा रहे हो तो इस रास्ते में आपको कहीं ठोकर मिलने वाला है, इस रास्ते में आपको कहीं अवरोध मिलने वाला है जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कौन सा तरंगें उसे बताता है, तो उसे बताता है परास्रवी तरंगें, मतलब कि अल्ट्रासाउंड जो वेव होता है, अल्ट्रासाउंड ULTRASOUND, अल्ट्रासाउंड जो वेव होता है ये उसे बता देता है कि भैया हमारे तितर चमगादड़ इस रास्ते में मत जाओ, इस रास्ते में आपके लिए अवरोध है, इस रास्ते से आप मुड़ के दूसरे रास्ते से जाओ। आपको बता दें कि परास्रवी तरंगें का जो रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से प्लस होता है। कितना से प्लस होता है मेरे दोस्त? 20,000 हर्ट्ज से प्लस वाले तरंग को, इससे मतलब कि प्लस वाले तरंग को हम लोग बोलते हैं परास्रवी तरंगें, जिसे मनुष्य कभी नहीं सुन सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं परास्रवी तरंगें। आप स्रवी तरंगें कैसे बोलते हैं? अगर 20,000 मतलब 20 हर्ट्ज से अगर इधर आप आने लगोगे, 20 हर्ट्ज, 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, ये सब जो तरंगें आपको अगर बताया जाए तो ये आता है आपका अपस्रवी तरंगें के अंतर्गत। और स्रवी तरंगें किसे बोलते हैं? ऑडिबल इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसे मनुष्य आसानी से सुन सकता है। इसका जो आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो आप याद रखेंगे 3 चीज, एक तरंग होता है परास्रवी तरंगें, एक होता है अपस्रवी तरंगें और एक होता है स्रवी तरंगें। परास्रवी तरंगें का जो आपका इसका ये फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से प्लस होता है। अपस्रवी तरंगें का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और स्रवी तरंगें का जो आपका होता है ये फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो इसका तो ये होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परास्रवी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले अवरोध को बताता है कि भैया इस रास्ते में मत जाओ, इस रास्ते में आपके लिए अवरोध है। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या है? रक्त है क्या है? रक्त को तो भैया सबको जानता होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। ब्लड एक क्या है? ये कौन सा ऊतक है? ब्लड एक कौन सा ऊतक है? जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, संयोजी ऊतक है या फिर पेशी ऊतक है या फिर तंत्रिका ऊतक है या फिर उपकला ऊतक है। तो ब्लड जो है, रक्त जो है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आपको पूछेगा कि हड्डी जो हमारे शरीर में है ये हड्डी क्या है, तो ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या हो? इसका कनेक्शन पूरे शरीर से, मान लीजिए हमारा हाथ में यहाँ पे ब्लड है तो इसका कनेक्शन यहाँ से भी है। यही तो ब्लड घूम 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 के इधर से हृदय में आता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। तो ब्लड क्या है कि पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। ये क्या करता है? संयोजन करने का काम करता है, एक दूसरे को मिलाने का काम करता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। इसी तरह का काम होता है हड्डियों का। इस हड्डी का कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन यहाँ से है, फिर यहाँ से है। तो ये सब जो काम करते हैं पूरे शरीर को संयोजित करके रखने का काम करते हैं, पूरे शरीर को एक साथ बांध के रखने का काम करते हैं। तो ऐसे ऊतकों को हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि कह सकते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसे ब्लैंक स्पेस में आपको है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण ऐसा है जो किसी वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है? मतलब कि जिस तरह से आपको हम यहाँ पे दिख रहे हैं उसी तरह से आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखें, आपका आंखों पर हम उसी तरह से देखें, जितना हमारा साइज है, जितना हमारा हाइट है, जितना हमारा वेट है, मतलब वेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ साइज बोल सकते हो, वेट सॉरी से बोला गया मेरे पास। तो जिस तरह से हमारा साइज है, अगर सेम टू सेम यही साइज आपको किसी दर्पण में दिख जाए तो आप समझना कि वो दर्पण है, सो वो समतल दर्पण है, यानी कि वो एक प्लेन मिरर है। क्या भैया? एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में किसी भी वस्तु का एक जैसा छवि बनता है, आभासी बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, खींच नहीं सकते हो दर्पण से, उसको सिर्फ आप उसको देख सकते हो। आप जिस चीज़ को देख सकते हो उसको छू नहीं सकते हो, मतलब उसे आप टच करके बाहर निकाल नहीं सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी। जैसे आभासी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्चुअल। नहीं बोलते कि इस नेता के साथ वर्चुअल बैठक हुआ, तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, जिससे आप खींच के मतलब पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। तो आप
याद रखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसमें हमेशा किसी वस्तु का जो आपका छवि बनता है वो एक जैसा बनता है। जिस तरह से वह वस्तु रियल में रहता है उसी तरह से दर्पण में बनता है। आप उसे छू नहीं सकते हैं, मतलब उसे आप खींच के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं आभासी। और सम आकार का बनता है, समान आकार में बनता है। तो ये कौन काम करता है भैया? तो ये समतल दर्पण का काम है। समतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का जो छवि होता है वो एक जैसा निर्मित करता है, आभासी, बड़ी और समान आकार की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका 10 डबल बार हो गया तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, मानव शुक्राणु में, ये आपका यहाँ पे ए मिस्टेक है, एक सेकंड, हाँ, मानव शुक्राणु में, शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्पर्म बोलते हैं। यही इसी की वजह से किसी भी मतलब कर सकते हो आप आगे का जनरेशन का निर्माण कर सकते हो। अगर आपके अंदर शुक्राणु की कमी हो गया भैया तो आप समझ लो कि आप अपने आगे के जनरेशन को नहीं बढ़ा पाओगे। तो शुक्राणु आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्या होता है शुक्राणु। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बोलता है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। कितने? 23। कितने? 23। अगर मान लीजिए एक महिला का 23 गुणसूत्र और एक पुरुष का 23 गुणसूत्र मिल जाए, अगर पुरुष का 23 गुणसूत्र और महिला का 23 गुणसूत्र दोनों एक जगह मिक्स हो जाए तो इससे क्या होता है? वो जायगोट बनाता है और वो 9 महीना तक उससे गर्भ में रहने के बाद एक बच्चा का जन्म हो जाता है। तो 23 शुक्राणु किधर से आता है भैया? 23 क्रोमोसोम आता है पुरुष से और 23 क्रोमोसोम आता है महिला से। लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है पुरुष का X, पुरुष में पाया जाता है आपका XX, नहीं, पुरुष में पाया जाता है XY, सॉरी, पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में पाया जाता है XX क्रोमोसोम। अगर पुरुष का क्रोमोसोम भैया X आया और महिला का भी अगर X आया तो इससे जो आगे संतान में पैदा होने वाला बच्चा रहेगा वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा हो जाएगी बेटी। क्या होगा भैया? बेटी। XX का मतलब हो जाएगा बेटी। लेकिन अगर महिला का देखो किसी भी हाल में भैया X गुणसूत्र आएगा, किसी भी हाल में, क्या कि इसके पास XX गुणसूत्र है ही है, इसके पास Y गुणसूत्र है ही नहीं। तो आपको पूछने का क्वेश्चन कि जो संतान पैदा होता है उसमें जो आपका बच्चा पैदा होता है वो लड़का होता है कि लड़की होता है, ये किस पर निर्भर करता है? ये उसके बाप पर निर्भर करता है कि उसके माँ पर निर्भर करता है? तो आप आसानी से बोलोगे कि उसके बाप पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके बाप के पास 2 क्रोमोसोम होता है, एक X क्रोमोसोम, एक होता है Y क्रोमोसोम। जब उसका बाप का शुक्राणु से X क्रोमोसोम निकलता है तो उस महिला का X क्रोमोसोम तो आ ही जाएगा कंफर्म, उसका किसी भी हाल में X क्रोमोसोम आना है, तो महिला का भी X क्रोमोसोम आता है। तो ये दोनों मिलकर बेटी का निर्माण करता है। लेकिन जब पुरुष का मतलब जब उसका बाप का Y गुणसूत्र आता है, Y गुणसूत्र आता है और महिला का X गुणसूत्र आता है, तो इससे आगे जन्म लेने वाला जो संतान होगा वो क्या होगा भैया? वो होगा बेटा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी बार आता है तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझेंगे और इसे याद करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर में क्या है? COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? जैसे कि आपको फॉर्मूला आप सुने होंगे CH3COOH। तो ये जो COOH है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं इसको? क्रियात्मक समूह। इसके साथ जुड़ के ये कुछ अलग ही चीज का निर्माण करता है। आप सुने होंगे C2H5COOH, ये भी कुछ इसके साथ मिलके अलग चीज का निर्माण करता है। इसे हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड और इसे हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? इथेनोइक एसिड। तो आपको पूछता है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड में होता है। ये जो आपका COOH भैया, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोक्जिलिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो COOH क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बोक्जिलिक एसिड में पाया जाता है। अब आपको बोलेगा कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है वो H। क्या होता है मेरे दोस्त? वो H। यहीं आपको पूछेगा कि एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? तो वो होता है CHO। और यहीं आपको ईस्टर का पूछेगा तो आप बोलोगे COOR। ये जो R है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल।
क्या बोलते हैं इसे हम लोग अल्काइल। जैसे आपको पूछेगा CH3 C2H5 C3H7, इसका जो फार्मूला होता है अल्काइल का वो होता है CnH2n+1। अगर C का वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो H का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3, अगर C का वैल्यू 2 रखेंगे तो H का वैल्यू होगा 5। आप रख के देख लो, C का वैल्यू 1 यहाँ रखें तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 रखें तो 2 1 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे देखो 3 हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू इसका 2 रखते हैं तो देखो यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे जगह 2 2 4 और 1 5, मतलब कि C2H5। तो ईस्टर का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आपका COOR, इसका मतलब कि क्रियात्मक समूह होता है, और इसी से इसका सारे जो चेन बनते हैं कार्बन के वो बनते स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्वेश्चन है भैया 13, जब कोई वस्तु तैरती है, जब कोई वस्तु तैरती है, तैरेगी कहाँ पे, नदियों में तैरेगी या फिर समुद्र में तैरेगी या फिर महासागरों में तैरेगी। तो जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कुछ तैर रहा है, ये मान लीजिए ढक्कन हमारा तैर रहा है पानी में, तो ये जो पानी से इस पर प्रेशर लगेगा ऊपर की ओर और ये जो इसको नीचे की ओर प्रेशर मारेगा, तो बोल रहा है कि जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप, मतलब वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर बल क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार से कम होता है, वस्तु के भार से ज़्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के भार के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है और ये आपका नदी में तैर रहा है या फिर कोई समुद्र में तैर रहा है, तो ये जितना ऊपर से बल लगाता है उतना ही बल ये नीचे भी लगाता है, तभी ये तैर पाता है। अगर ये इस पर कम बल लगाना स्टार्ट करेगा, ये इस पर कम प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, तो ये वस्तु ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी और ये वस्तु पानी के अंदर में डूब जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी जहाज को चलाया जाता है तो उसको खारा पानी में चलाया जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और वो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगा पाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे दोस्त, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऊतक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, टिश्यूज। अब बोल रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली, ऊतक में एक समान मतलब सारे ऊतकों का एक ही काम होगा करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जटिल ऊतक जो होता है, जो कम्प्लेक्स टिश्यूज होता है, कम्प्लेक्स टिश्यूज, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें एक समान कार्य करने वाली विभिन्न ऊतक की विभिन्न प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। संयोजी ऊतक में तो अभी आपको बताए थे कि ब्लड जो है भैया वो संयोजी ऊतक है, इसी में आपका आ जाता है हड्डी, बोन, ये भी आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए हुए हैं और वहीं से हम उठाए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका 25/9/2018 के दिन में ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक क्वेश्चन और आपके पास बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, इसे भी देख लेते हैं कि ये हुए कार्य की गति क्या कहलाती है। अब जो भी कार्य करते हैं वो क्षमता जो होती है आपके अंदर करने की, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं शक्ति, उससे हम लोग बोलते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-3। ऊर्जा का आपको पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो होता है mL2T-2। यहीं पे आपको पूछेगा कि भार का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है F इज इक्वल टू M, ये तो फार्मूला, और इसका जो आपको पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला तो हो जाएगा आपका इसका mLT-2, mLT-2 इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा सिर्फ m। तो उम्मीद करते हैं कि ये 14 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कन्फर्म समझ में आया होगा, इतना डिटेल एक्सप्लेन किए इसको। तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।